अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट बमाए फ़हरिस्त आवाम की आगाही के लिए शाया कर दी है, जहां पर हमने ये देखा है कि कहीं पर सीटों की तादाद कम हुई है और कहीं पर सीटों की तादाद ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मरदमशुमारी की गई है। और उसके बाद अगर बात की जाती तो कहीं आबादी का तनासब ज़्यादा देखने को आया है और कहीं कम देखने को आया है। अगर हम हल्का बंदियों के हवाले से बात करते हैं तो इलेक्शन के हवाले से भी बात सामने आ चुकी है कि जनवरी में ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। और निगरान वज़ीर आज़म ने जो एक इंटरव्यू दिया है जिसमें अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नहीं भी होती है तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, इलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मुल्क की इतनी पॉपुलर जमात जिसे बड़ी भारी तादाद में लोग फॉलो कर रहे हैं उसे एकदम से इलेक्शन से साइड पे कर दिया जाए। और अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाती है तो हमने देखा कि किस तरह से बैरूनी ममालिक से इस वक्त एक प्रेशर बिल्ड हुआ कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। बैरूनी ममालिक के सफ़ीर यहाँ पर आए, बाकायदा मुलाकातें की जाती रहीं। अमेरिका के सफ़ीर थे, बरतानिया के सफ़ीर थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के चीफ से भी मुलाकात की और दीगर जगहों पर भी उनकी मुलाकातें रही हैं, जहाँ पर उस बात को मेक श्योर करते रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो जाने चाहिए। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन PTI को माइनस कर दिया जाता है तो क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं किया जाएगा? विदाउट हिम या विद हिम जो इलेक्शन है वो किस तरह से रहेगा? ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जाएंगी? इन फ्यूचर हम किस चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर हम इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बात करते हैं तो फिर कई सवालात जन्म लेते हैं कि हमने देखा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेन्योर हो तो अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये बात कही थी कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इसी तरह से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शफाफियत के हवाले से भी क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑन टाइम पे होना भी क्वेश्चन है और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है और चेयरमैन PTI के हवाले से है। हमने ये देखा अटक जेल से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ से उन्हें ले जाते हैं, अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से केसेस के अंदर नरमी की बात की जा रही है। फिर उससे पहले एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का बाजियाब हो जाना और यह खबरें भी गर्दिश करना शुरू कर देना कि बहुत जल्द बहुत से ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हें भी जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। तो क्या ये तमाम तर चीज़ें जो है वो किसी डील की तरफ जा रही हैं? कोई डील तय कर ली गई है? इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, ये चीज़ें कैसे मुमकिन होंगी? और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बातें की जाती रही हैं, सब पार्टीज़ ने की हैं, तो ये तमाम तर सिनेरियो किस तरफ जाएगा? आज हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में मौजूद हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब और हमारे साथ स्काइप पे लंदन से मौजूद होंगे मज़हर बरला साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आज हमने देखा कि हल्का बंदियों के हवाले से एक फहरिस्त आवाम की आगाही के लिए शाया की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और सबसे बड़ा खतरा ये महसूस किया जा रहा था कि कहीं नशिस्तें कम ना कर दी जाएं या क्या रिपोर्ट सामने आ सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। आप क्या समझते हैं कि आज जो एक पहला मरहला कंप्लीट हुआ है इस हवाले से हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक आइनी तकाजा था। सबसे पहले मरदमशुमारी के बाद डीलिमिटेशन, हल्का बंदियाँ। पहले मरदमशुमारी कंप्लीट की गई है और उसकी रिपोर्ट शाया की थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। उसके बाद डीलिमिटेशन की गई है तमाम हल्का बंदियों की। आज एक तफसीली रिपोर्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ इसमें ज़हन में रखें कि इस हल्का बंदियों डीलिमिटेशन से एक परसेप्शन पैदा हो रही है कि शायद कुछ सूबों में या इजला में कुछ सीटों की तादाद में कमी बेशी हो रही है। ऐसा कतई तौर पर नहीं है। सीटों की तादाद वही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती थी, लेकिन जो आबादी के तनासब से जो हल्कों की हल्का बंदियाँ करनी है या तकसीम करनी है, बुनियादी तौर पर ये वो काम था। अब एक एवरेज जो कौमी असम्बली के लिए एक एवरेज जो वहाँ पे आबादी का तनासब रखा गया वो तकरीबन 9 लाख रखा गया है। सूबाई असम्बली के लिए तकरीबन 4,10,000 रखा गया है। इसी तरह इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं 3, उनके लिए 7,87,000 एक हल्के कौमी असम्बली में वो आबादी का तनासब रखा गया। इसी लिहाज से आप सिंध में, बलूचिस्तान, पंजाब और KP में वो सारा अगर आप देखते हैं, अच्छा वो कुछ इलाकों के अंदर आबादी बढ़ रही थी, कुछ इलाकों के अंदर आबादी पहले ही कम थी, लिहाजा जहाँ पे आबादी की ज़्यादा हो रही थी वहाँ पे हल्का बंदियाँ करके कुछ सीटों में इजाफा किया गया, और जहाँ पे कुछ आबादी कम थी उसके साथ आबादी वाले जो इलाके हैं वो जोड़े गए हैं। डीलिमिटेशन का असल मकसद ये था। अब कुछ इजला नए बने इस दौरान, जिसमें पंजाब के 3 इजला थे, तौसा था, कोटअद्दू था, कोटअद्दू और वजीराबाद, ये 3 इजला बने।
अब जहाँ पे नए इजला बनते हैं, जाहिर है आपने उनको भी सीटें देनी है, ठीक है। तो लिहाजा कुछ इजला की सीटें कम हुई हैं, कुछ इजला की सीटें ज़्यादा हुई हैं, और नए बनने वाले इजला को सीटें एलोकेट की गई हैं। मसलन रावलपिंडी की अगर हम देखते हैं तो वहाँ के 15 नशिस्तें थी, 15 कौमी असम्बली की नशिस्तें कम करके उसको 13 कर दिया गया। इसी तरह गुजरात की 7 थी, वो 7 से बढ़कर 8 हो गई हैं। ठीक है। इसी तरह वजीराबाद, क्योंकि वजीराबाद को काफली की गवर्नमेंट में ज़िला का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो ख़त्म किया वो ज़िले का दर्जा, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको दोबारा अहकाम जारी किए, इसको ज़िला बनाया जाए। लिहाजा वजीराबाद के लिए भी सीटें एलोकेट करने की ज़रूरत थी। इसी तरह तौसा और कोट अद्दू को भी सीटें दी गई हैं। तो लिहाजा डीलिमिटेशन का एक आईनी तकाजा था जो इलेक्शन कमीशन ने आज पूरा करके तो वो उसकी रिपोर्ट सबमिट की है। अब बहुत थोड़ी जगह पे ये सीटों की कमी, मतलब कराची शहर के अंदर इंटीरियर सिंध का रिजल्ट कुछ और है और शहर का रिजल्ट कुछ और है। कौमी असम्बली की एक सीट वहाँ पे बड़ी है कराची शहर के अंदर। इसी तरह सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों में वहाँ पे इजाफा हुआ है, और वो 3 नशिस्तें कम कहाँ पे हुई हैं, वो आप देखेंगे ठट्ठा सांगड़ उस साइड से नशिस्तें कम करके वो आबादी के तनासब से वो कराची को सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है। मजहर बिरलाल साहब, अगर हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हमने ये देखा था, पहला क्वेश्चन मार्क तो ये था कि क्या इलेक्शन ऑन टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा अपना एक रोल प्ले किया है, जहाँ पे हल्का बंदियों की फहरिस्त भी सामने आ गई है, और उसके मुताबिक आज हमने देखा है कि जो पहली फहरिस्त जारी की गई है तो उसमें यही है कि जहाँ पर आबादी का तनासब ज़्यादा रहा है वहाँ पर नशिस्तों की तादाद भी ज़्यादा रही है, और जहाँ पर तनासब कम रहा है वहाँ पर नशिस्तें भी कम रही हैं। आज के इस स्टेप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस अटेम्प्ट को ज़ाहिर है सराहना चाहिए, और आज चौधरी साहब ने बड़ी से बात की। गुजारिश ये है कि ये जो आपका सवाल इलेक्शन तो आना पड़े, तो जो कुछ लोगों का ख्याल था ना कि इलेक्शन लंबे अरसे किए जाए, वो ऐसा नहीं मुमकिन। मेरा ख्याल है कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि इलेक्शन इसी साल होते, आपकी अदालत मामला जाएगा जो कि जा चुका, तो मेरा ख्याल है अदालत को जरूर देखेगी, क्योंकि वो आईनी तकाजा है। अदालत आइन से बाहर तो नहीं। एक सवाल आपने और इसमें अपने आगा, क्या वो जो वज़ीर आज़म शान नहीं होगा तो फिर भी इलेक्शन हो जाएंगे। मेरे इतनी बड़ी अक्सरियत को नजरअंदाज कर, एक पार्टी को नजरअंदाज कर, तो ऐसे कौन दुनिया के ऑब्जर्वर आपके इलेक्शन को रद्द कर, आपके लोग आपके इलेक्शन को रद्द कर देंगे, तो उस इलेक्शन की ये जो है वो बेमानी सी हो जाएगी। तो एक आप की बात मेरा ख्याल है तो वो नहीं करेंगे जो चेयरमैन पीटी है। मुझे आज बड़ी हंसी आ रही कि हम रहनुमा ने कहा जावेद शरीफ में कि नवाज में लफ्ज़ ही नहीं, तो मैं हंसता रहा सारी जिंदगी डील करता था और अभी तक डीलों सियासत कर रहा है। उसके बारे में उन्होंने ऐसे फरमा दिया कि डील का लफ्ज़ की सियासत में देखिए, हमारे लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए, देखना चाहिए, और खैर लोग सियासी तौर पर बाशऊर, हमारी जो अगली नस्ल है वो बिल्कुल गधे और घोड़े में फर्क बड़े अच्छे से है। तो मेरा ख्याल है अगला इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उसमें लोग सियासी शऊर का मुतारा करेंगे, 80% का मुतारा करेंगे, मता किसको बाहर रख गया तो फिर इलेक्शन साबित। ठीक है, जैसे आपने बताया कि लोग सियासी शऊर का मुजाहरा करेंगे। बासी जो सबक जी, बिरलाल साहब का पॉइंट हमारे पास आ चुका है, थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम भी आ रहा था। अगर हम बात करते हैं कि लोग सियासी शऊर का मुजाहरा भी करेंगे और उनको उनका राइट यूज़ करने दिया जाएगा, सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक ये रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने जो एक बैरून मुल्क मीडिया से गुफ्तगू की, और वहाँ उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर पर अगर तहरीक इंसाफ नहीं भी, उसका निशान नहीं भी होता है, तो भी जो इलेक्शन है उसके नताइज हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। आज़म चौधरी साहब, हाउ इट कुड पॉसिबल कि एक आवाम की इतनी पॉपुलर जमात है और आप उसे इलेक्शन से ही आउट कर दें, कैसे और क्यों? अच्छा, मैं इस पे भी आता हूँ। हम जो डीलिमिटेशन है उस पर पहले देखें, हमारा मकसद ये है कि आगाही देना, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो अपने नाजरीन तक पहुँचाना। अब देखें इसका आगे क्या होना है।
आगे ये होना है कि 1 महीना टाइम दिया उन्होंने एतराज़ात के लिए जी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके एतराज़ात आने हैं कि हल्का बंदियाँ जो नई की गई हैं, हल्के तब्दील किए गए हैं, उनकी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो चेंज हुई हैं, तो लिहाजा एतराज़ात वो करेंगे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो उस हल्के का वोटर है, हर उस वोटर को हक दिया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना एतराज़ जमा कराए। 27 अक्टूबर तक वो अपना एतराज़ जमा करवा सकता है। उसके बाद 27 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक जो इलेक्शन कमीशन है उन एतराज़ात के ऊपर अपना फैसला देगा। हल्का बंदियों में अगर कोई रद्दोबदल होनी है उसके लिए ये टाइम मुकर्रर किया गया है, क्योंकि सियासी लोगों को एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इलेक्शन लड़ना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और बिल्कुल एट 11th आवर जब इलेक्शन सर पे हो आप उनका हल्का तब्दील कर दें तो जाहिर है उससे एक नया मसला खड़ा हो जाता है। ये हल्का बंदियों के हवाले से हो गया। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। अब देखें कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को, जो जमहूरी जमातें हैं, उनको इंतखाबात लड़ने का हक हासिल होता है, और हर वोटर को उसका हक हासिल है कि वो अपना वोट कास्ट करे। हम आइन के मुताबिक किसी भी ऐसी जमात को जो जब तक अदालत की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, उसको बैन नहीं कर दिया गया, कलअदम नहीं करार दिया गया, हम उसको नहीं रोक सकते इंतखाबात में हिस्सा लेने से, और किसी वोटर को उसका हक इस्तेमाल करने से ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। अब मुझे नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक जुम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, वो बार बार इस किस्म की मुतनाज़ गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, जबकि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि ऐसे बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। जी, पहले उन्होंने कहा कि एक शख्स जो है उसके बगैर इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन फिर भी तस्लीम होगा। फिर वो कह रहे हैं कि एक जमात का अगर वहाँ पे निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पे, इलेक्शन फिर भी तस्लीम हो जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो यह है कि उनका ये मैंडेट नहीं है, उनका ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो ऐसी गुफ्तगू करें। उनका काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के बहसीत निगरान वज़ीर-ए-आज़म आप डे टू डे अफेयर्स को देखें, आप इंतज़ामी अमूर चलाएँ और इंतखाबात करवाएँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक आप सियासत की बात करते हैं, आपके लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी शख्सियात वो बराबर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें तफरीक करेंगे तो आपके पूरे इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, जिसको ना पाकिस्तान के अंदर तस्लीम किया जाएगा ना पाकिस्तान से बाहर तस्लीम किया जाएगा। अब जो हकीकत है हम उस पर भी आते हैं। पाकिस्तान में बड़ी दफ़ा बहुत सारी सियासी जमातों को उन्हें कलअदम करार देने की, उन्हें इंतखाबात से बाहर रखने की, उनकी लीडरशिप को इंतखाबात से अमल से रोकने की भरपूर कोशिशें हो चुकी हैं। आप फातिमा जना से देखें, उसके बाद आप जुल्फकार अली भुट्टो को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, आप MQM और अल्ताफ खान का देखें, खत्म तो नहीं कर सके ना, बैन तो उसके बाद आप आ जाएं PTI के ऊपर। आज उसके बाद नवाज शरीफ को देखें, मुस्लिम लीग नून के साथ जो कि 2002 में हुआ, आज PTI के साथ हो रहा है। लेकिन जो सियासी हकीकतें वो ख़त्म नहीं होती, वो मिटाई नहीं जा सकती। ना आप जुल्फकार अली भुट्टो की जो लेगेसी है उसको ख़त्म कर पाए हैं। आज भी देखें पीपल्स पार्टी पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद है और उसी तरह इंतखाबात लड़ रही है। MQM इंतखाब लड़ रही है, मुस्लिम लीग नून इंतखाब लड़ रही है। आप PTI को किस तरह बाहर कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर से? हाँ, जब कोई अदालत फैसला दे दे कि PTI कोई ऐसी जमात है जिसने कोई इस ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस है जिसे कलअदम करार दे दिया जाए, वो एक अलग बात है। PTI के चेयरमैन के ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए, वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, वो एक अलग बात है, वो अदालती फैसले हैं, उसका एहतराम करना पड़ेगा। जब तक किसी अदालत की जानब से कोई ऐसा फैसला नहीं आता, आप ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अच्छा आज़म साहब, एक सरप्राइजिंग सीन जहाँ पे ये भी रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ऑन टाइम होना, इस हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बिल्ड रहा है, और इन पर इंटरनेशनली अगर रोल की बात की जाए तो वो हमें खासा मुतासर कुन नज़र भी आया है, काफ़ी वो मुतासर करते हुए नज़र आए हैं। बैरून मुल्क से सफ़ीर आए, उन्होंने मुलाकात की, जैसे डोनाल्ड ब्लूम थे, बरतानिया के सफ़ीर थे, वो आए, उन्होंने मुलाकातें भी की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हुई। फिर सदर पाकिस्तान ने भी अपने आइनी इख्तियार को इस हवाले से इस्तेमाल किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रिलेटेड या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ऐसे किसी बोल्ड स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, तो इंटरनेशनली हम पे कितना प्रेशर बिल्ड होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कभी हुआ नहीं है। नहीं, हमने अब देखें बैलेट पेपर्स पे तो रही है ना, बैलेट पेपर्स पे जमातें तो रही हैं। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं थे, लेकिन उनकी जमात उससे पीछे जाए ना, आप उससे पीछे चले जाएं। ANP के ऊपर उसको कलअदम कर दिया गया था,
ठीक है, उसका नाम तब्दील करके उन्होंने ANP रखा था, फिर इलेक्शन में आई लेकिन थी। इलेक्शन का लेकिन हिस्सा माजी रही। के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ये नहीं है कि मिसालें नहीं हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर की बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमें IMF और चाइना ने कहा कि आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। क्यों पैदा करें? क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके माली मुफादात वाबस्ता हैं, कारोबारी मुफादात वाबस्ता हैं। इसके अलावा बाकी दुनिया में कहीं पाकिस्तान के मुफादात हैं, कहीं दुनिया के पाकिस्तान के साथ मुफादात हैं। Exactly. और वो मुख्तलिफ इक़साम के हैं। वो भी ममालिक ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, क्योंकि अगर इस्तेहकाम इस खित्ते के अंदर किसी एक मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाएगा, पूरा खित्ता उससे मुतासर होता है। उसमें चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान है, चाहे भारत है, चाहे ईरान है, सबको उससे असरअंदाज होते हैं। लिहाजा किसी एक खित्ते के अंदर तमाम ममालिक का मुस्तहकम होना वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे मुआशी तौर पर हो। अब बाकी दुनिया जो अमेरिका है या जो मगरबी दुनिया है, वो हमें क्यों इंतखाबात की बात करते हैं, या क्योंकि हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं। जब हम जमहूरियत के दावेदार हैं तो वो लोग कहते हैं कि आप जमहूरियत के जो असूल है उनके मुताबिक अपने मुल्क को चलाएं और आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाएं वक्त के ऊपर। और आपके जो इक्तसादी सूरत हाल जिससे आप गुजर रहे हैं इस वक्त मुल्क, आपके साथ हमेशा वो मुल्क या वो डोनर एजेंसी बात करेगी जब आपके यहाँ एक मुंतखब हुकूमत होगी। गैर मुंतखब हुकूमतों के साथ कभी ममालिक या कोई अदारे गुफ्तगू नहीं किया करते। इसलिए हमें ज़रूरत है फौरी तौर पर इंतखाबात करवाने की, और इंतखाबात आइनी मुद्दत के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर हम आइन और कानून के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि अगर इलेक्शन, जैसे आपने कहा कि हमने माजी में भी देखा है कैसी सिचुएशंस रही हैं कि कुछ जमातों को कलादम करार दिया गया है, बट माई पॉइंट इज़ दैट कि हमने देखा कि बैलेट पेपर्स पे वो लोग लाजमी थे, बैलेट पेपर्स पर उनकी जमातें रही हैं। आज़म साहब, अगर ऐसी सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि वाकई में एक जमात कलादम हो जाती है और जिस तरह से कानूनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं या चीज़ें देखने को आ रही हैं, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ना कि PTI को कलादम वाली कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। क्योंकि कलादम उन जमातों को किया जाता है जो दहशतगर्दी या किसी इस किस्म की या मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जहाँ रियासत को नुकसान पहुँचा रही हो। बहसियत जमात, वो अफराद के ऊपर एलिगेशन है, मैं बहसियत जमात की बात कर रहा हूँ कि वो कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि बहसियत जमात उनके ऊपर कोई ऐसा पाबंदी लग सकती है, कलादम करार दिया जा सकता है। हाँ, इनफरादी तौर पर आ जाए 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके अंदर अगर कुछ लोग मुलव्वस हैं, उनको कोई अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई जाती हैं या चेयरमैन PTI को कोई अदालत नाअहल कर देती है, वो इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, वो एक इनफरादी केसेस है। और जहाँ तक PTI का इंतखाब में आने ना जाने का असल डिपेंड करता है कि PTI के टिकट लेने के लिए कितने लोग मौजूद होंगे, कितने इंटरेस्टेड होंगे। अगर तो PTI के लोग टिकट लेने वाले होंगे तो PTI इंतखाबात में आएगी। अगर PTI के पास इंतखाबात में जाने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो जमात कहाँ से आएगी? अब उसमें भी एक पहलू ये भी आ जाता है, डिबेटेबल है कि जी जबरदस्ती रोका जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही था भाई, अगर किसी बंदे के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, किसी सियासतदान को गैर कानूनी गैर आईनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है, तो मैं नहीं समझता उसको रोका जाएगा। उसको पूरा इलेक्शन लड़ने का उसका हक है और वो लड़ेगा। हाँ, जो लोग कोई गैर कानूनी गैर आईनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनको आप लहदा से एक ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह कोई हमारा कानून या अभी तक हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे एक रिवायत ये भी रही है हमारे सियासत में कि जहाँ पर हमने अपनी ज़ाती इंतकामी कार्रवाइयों को भी मलहूज़ खातर लाते हुए देखा है बहुत से लोगों को, उन्होंने इन प्रैक्टिस करके हमें ये चीज़ें दिखाई हैं। अगर ये चीज़ें इन प्रैक्टिस रहती हैं और इसी तरह से अगर ज़ाती कार्रवाइयाँ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इस सिलसिले में मज़ीद पकड़ धकड़ रहती है या जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका हुआ है, तो आप समझते हैं कि फिर कोई आएगा और तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हमें कोई लीड करता हुआ नजर आएगा? देखिए, माजी के अंदर हम देखते हैं ना तो इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ करती रही हैं। आप अगर थोड़ा पीछे जाएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या मोहतरमा नुसरत भुट्टो, उनके हवाले से क्या कुछ नहीं किया गया उनकी मुखालिफ जमात ने। उसके बाद उनकी जानब पीपल्स पार्टी की जानब से मुस्लिम लीग के खिलाफ कुछ नहीं क्या कुछ नहीं किया गया, बयानात मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन दूसरी जानब आप आ जाती हैं इनके ऊपर, PTI के ऊपर। अगर जो PTI है उसने भी अपने दौरे इक़्तिदार में वही रवायत, वही जो उनकी थी वही जारी रखा, उसी तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ, मुकदमात, ये वो। देखें, ये चीज़ें जो है ना सियासतदानों को अब समझ लेनी चाहिए, उनको सबक लेना चाहिए
कि हमें जब सियासत करनी है, मुल्क को चलाना है, मकसद ये है कि मुल्क और अवाम की खिदमत करनी है, तो फिर आप मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। अब इस वक्त भी एक बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो PDM की लीडरशिप है उनकी एक ज़ाती ख्वाहिश है कि जो PTI की लीडरशिप है उनको इंतखाबात के रास्ते से हटाया जाए। ठीक है, ये भी एक इंतकामी कार्रवाई है। और ये हुकूमत क्योंकि एक निगरान हुकूमत है, इस वक्त इनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं निगरान सेटअप के हवाले से, तो निगरान सेटअप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही यही है कि इलेक्शन को टाइम करवाना और आइन और कानून की बालादस्ती को मलहूज खातिर रखना ही सबसे बड़ी बात है। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलना चाहिए। अगर चेयरमैन PTI की जमात है या वो कोई और जमात है, सबको बराबर के तौर के ऊपर सामने आना चाहिए और इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से होने चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जानते हैं कि नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल एक बहुत बड़े केस की बड़ी समाअत होने जा रही है और बात की जाती है फैज़ाबाद धरने के हवाले से। हमने देखा कि इससे पहले जब इस केस के रिमार्क्स दिए गए थे, उसके रिमार्क्स में आज के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईज़ा मुअज़्ज़ज़ अदालत के जस्टिस हुआ करते थे, अब बहैसियत चीफ जस्टिस। इस हवाले से इस केस की क्या पेशरफ्त रहेगी और इसमें जो नामजद मुल्ज़िमान रहे हैं उनके हवाले से, उन किरदारों के हवाले से क्या जो है वो डेवलपमेंट सामने आएगी। और नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले एकदम से एक बड़े केस की समाअत होना, क्या ये पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं? नवाज शरीफ जो हैं वतन वापस आने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसमें उनके लिए कितना ये चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी, कितना उन्हें फ़ायदा मिल सकता है? नवाज शरीफ वतन वापस आने से पहले उनकी पार्टी ज़राए के मुताबिक आने से पहले 3 इस्लामी ममालिक का दौरा करके फिर पाकिस्तान आएंगे, जिसमें वो कतर भी जाएंगे, उसमें वो मुत्तहिदा अरब अमारात का विज़िट भी करेंगे और सऊदी अरब का भी विज़िट करेंगे। और पार्टी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी लेकर आना चाहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि वो किस हैसियत से या किस तरह से अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आएंगे। और नवाज शरीफ की वतन वापसी से रिलेटेड तमाम चीज़ों को अगर देखा जा रहा है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इससे पहले जब इस केस के ऊपर अपने रिमार्क्स दिए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो अस्करी इदारे हैं और वो आइन और कानून के अंडर रहकर काम करना चाहिए। तो कल इस बड़े केस की समाअत में क्या नतीजे आ सकते हैं? आज़म चौधरी साहब, एक कल बड़े केस की समाअत होने जा रही है फैज़ाबाद धरने के अगर हवाले बात की जाए, अब बहैसियत जज उस हवाले से उनकी जजमेंट हमारे सामने रही कि उन्होंने किस तरह से कहा कि आइन के अंडर आते हैं इदारे और अस्करी इदारों की लिमिट्स क्या हैं, उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए। अब बहैसियत चीफ जस्टिस वो इस केस को कल फिर दोबारा से इसकी समाअत करने जा रहे हैं, आप इस केस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये केस 4 साल बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। ये फैज़ाबाद धरना था क्या? जी। ये 27 नवंबर 2017 ये तहरीक लब्बैक पार्टी ने वहाँ पे एक धरना दिया था फैज़ाबाद में, जिनका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान के आइन के अंदर से हलफ का लफ्ज़ जो है, ओथ का लफ्ज़ ख़त्म करके उसको डिक्लेरेशन किया जाए। अच्छा, वो उसकी एक बैकग्राउंड भी थी। अच्छा, उसमें कोई थोड़ा सा मजहबी उसमें इनके वो कह लें कि मसल की इख्तलाफात भी थे उसके अंदर। अच्छा, बहरहाल उसके अंदर उसको डिक्लेरेशन, ओथ की जगह डिक्लेरेशन कर दिया गया और उस धरने से जो 20 दिन जारी रहा, उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आई। एग्जैक्टली दोनों शहरों का निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल वो मफलूज होकर रह गया और लोगों की तकालीफ को देखते हुए उस वक़्त ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 100 मोटो लिया था, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। अच्छा, अब ये इसके धरने के दौरान क्या कुछ हुआ, एक तो उस वक़्त जो वज़ीर कानून थे जाहिद अहमद, उनको इस धरने की वजह से उनको रिज़ाइन देना पड़ा, उनको डी-सीट किया गया। उसके बाद जब ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है ये केस, तो उस समाअत में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अब बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिला, उस वक़्त 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने इस पे एक फ़ैसला दिया जो तकरीबन चंद दिन बाद फैसला महफूज करने के बाद उसको सुनाया गया, जो 43 सफ़ात पर मुश्तमिल था। और उस फैसले के अंदर जो हमारे अदारों की लिमिट्स हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन की गई
और इस किस्म की जो मजहबी जमातें, जो उनका किरदार है, उस पर भी खासी डिटेल से बात की गई और जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उसको भी एड्रेस किया गया। अब उसी फैसले के अंदर ये रिमार्क्स दिए गए, बल्कि फैसला दिया गया कि अदारे अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, जो उनकी आईनी और कानूनी लिमिट्स हैं। क्योंकि उस धरने के अंदर कुछ फुटेज और कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसके अंदर एक अहम शख्सियत धरना देने वालों में पैसे तकसीम कर रहे थे, जिसकी वजह से 100 मोटर लिया गया था। बहरहाल उसके बाद क्या होता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आ चुकी होती है, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इस धरने का फैसला देने पर उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है और उस रेफरेंस में उनकी लंदन या जहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज थी उसके उनकी बीवी और बेटे के दोनों को शामिल करके उस रेफरेंस में उनको शामिल किया जाता है। बहरहाल वो उसमें क्लियर होते हैं और उसके बाद क्योंकि 4 साल तक जितने चीफ जस्टिस आए उन्होंने इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जब काजी फायज से दोबारा चीफ जस्टिस बनते हैं तो उन्होंने इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है ताकि इस किस्म के जो धरने हैं या इससे जो मुल्क को होने वाले नुकसानात हैं उसको रोकने के लिए एक जामिया ऐसा फैसला दिया जाए जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मज़हर बिरलाल साहब, बहैसियत चीफ जस्टिस, कल चीफ जस्टिस एक बहुत बड़े जो केस है उसके हवाले से समाअत करने जा रहे हैं और हमने देखा कि उसमें जिस तरह से मरकज़ी किरदार जो सबके सामने रहे हैं, फिर उन्होंने एक जजमेंट भी दी थी कि इदारों को अपनी आइनी लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये वही किरदार हैं जिनको नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने भी कई दफ़ा हाईलाइट किया है? क्या ये उनके आने से पहले उनके मकासद की अचीवमेंट के साथ उनको रिलेट किया जा सकता है? सोशल मीडिया पे कई तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। नहीं, फायदा बुखारी मेरा नहीं ये ख्याल कि ऐसा पाकिस्तान तारीख का तो पता चलेगा कि बहुत दफा यह नजरिया इस्तेमाल हुआ जी। दफा अदालतों में ये था कि अब हालात ऐसे सब ये क्या कि इलेक्शन बनते हैं लेकिन अब हम बहाल नहीं करते, बहाल करते, तो खैर बातों पे तो ज्यादा तो पता आने वाले वक्त के तायद जरूर साहब जो है कोशिश होगी कि जो फिल्म में तायद कर दी जाए कि अदारों को मदाखलत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इस केस में मुस्तकबिल के हवाले मैं माजी के हवाले से नहीं देखता। मैं तो समझती हूँ कि माजी पे भी डाला जाएगी और बारे में मज़हर बिरलाल साहब, आपका ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अगेन आपके पास वापस आती हूँ, तब तक मैं आजम साहब की तरफ बढ़ती हूँ। आजम साहब, बैक टू द पॉइंट बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया पे कई तरह के तबसरे किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अचीवमेंट भी हो सकती है या जिन किरदारों के हवाले से जिन शख्सियात को वो नॉमिनेट किया करते थे ये वही शख्सियात हैं जो इस केस के साथ भी रिलेट नज़र आती हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके सवाल से रेलिवेंट। ये जब फैसला दिया गया था उस पर रिव्यू पिटीशन दायर हुई थी, 6 रिव्यू पिटीशन थी, जिसके अंदर एक पिटीशन पाकिस्तान के बहुत बड़े इंटेलिजेंस इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से भी जारी की गई थी। अच्छा, जब वो दायर की है तो ये समाअत के लिए जब अब मुकर्रर हुआ है उससे 2 दिन पहले आईबी ने अपनी रिव्यू पिटीशन वापस ले ली है, क्योंकि इसमें खुसूसी तौर पर अदारों के किरदार के ऊपर बात की गई थी। अब क्योंकि हालात तब्दील हो चुके हैं, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं सियासी तौर पर भी और दायरा जाती तौर पर भी, लिहाजा आईबी ने अपना जो पिटीशन थी वो वापस लिया और इस पर अब दोबारा समाअत शुरू हुई है। अब इसके सियासी असरात की अगर जो बात हम कर रहे हैं कि देखें, इस पर मियाँ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का तमाम तर इस वक्त दारोमदार मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का और मुस्लिम लीग नून की सियासत का जो वो तवक्को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी तवक्को ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन वो जो तवक्को कर रहे हैं वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्योंकि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उन्हें जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में जो वो समझते थे कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उनकी तवक्को है कि वो सारा रिलीफ उन्हें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर लेकिन जिन अफराद जिन शख्सियात को इस धरने के अंदर उनकी तवक्को है कि फिक्स कर दिया जाएगा, अगर आप चंद दिन पीछे जाएं तो मियाँ नवाज शरीफ ने एक बड़ा इनकलाबी बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कुछ जुम्मेदार हुकाम को, हमारे माजी के जो रिटायर्ड अफसरान हैं और मौजूदा जज भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, उन सब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का उन्होंने मुतालबा किया था।
जिस बयानिए से अब वो पीछे हट रही है मुस्लिम लीग नून, उसके क्वेश्चन किया जाता है, कोई जर्नलिस्ट क्वेश्चन करता है तो वो जवाब भी नहीं देते। ये कल का वाकया कि इसहाक डार साहब को वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने इसी पे क्वेश्चन किया तो उन्होंने उसको गोल किया और बात ही नहीं की, यू टर्न ले लिया ना, यू टर्न ले लिया, क्योंकि ये बयानिया उन्होंने जो कायम करने की कोशिश की थी उनकी अपनी जमात के अंदर से शदीद रिजेंटमेंट आई कि मियाँ साहब की जो वापसी है वो मुश्किल हो सकती है, बल्कि नामुमकिन हो सकती है अगर आप नया बयानिया खड़ा करते हैं। अब वो जिन शख्सियात को वो मुतालबा कर रहे थे उन शख्सियात के नाम भी इस धरने में आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर उनकी तवक्कुआत पूरी होंगी। जो भी काम होगा वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए होगा। That's the point, कि जो चीज़ भी की जाएगी वो क्योंकि जो आप अदलिया के ऊपर जो कोई इस किस्म की हद से जो तजावज़ करने वाली तवक्कुआत है वो वाबस्ता करते हैं। तो माजी को भी अगर मियाँ साहब याद रखें, चाहे जस्टिस सज्जाद अली शाह हों, चाहे जस्टिस बंदयाल हों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीफ जस्टिस और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं जो मियां नवाज शरीफ के हाथों की तैनातियां हैं, जिनमें जनरल मुशर्रफ भी शामिल है। अच्छा, मजे की बात है, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी एक्सटेंशन भी खुद की थी, अपॉइंटमेंट भी खुद की थी इन्होंने। जस्टिस साकिब निसार भी इन्हीं की तैनाती थी। बाद में हमेशा ये उन्हीं लोगों के खिलाफ होते हैं और उनके खिलाफ अपॉइंट करते हैं और एक्सटेंशंस भी देते हैं। पहले तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं और उन तवक्कुआत के अंदर खुद जो कानून है उससे तजावज़ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त भी मुझे हालात कुछ वैसे ही नज़र आ रहे हैं कि अगर अब भी इन्होंने उस किस्म की तवक्कुआत गैर आईनी गैर कानूनी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं तो फिर इनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा आज़म साहब, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नवाज शरीफ की कुछ वापसी के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ पे ये तबसरे किए जा रहे हैं वापसी होगी, कैसे मुमकिन होगी, किस तरह से होगी। मज़हर साहब ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम में ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे उनको कानूनी तमाम तर कार्रवाइयाँ उनका सामना करना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अभी उनकी जो पार्टी ज़राए हैं वो ये खबर देते हैं कि वो आने से पहले 3 इस्लामी ममालिक का दौरा करके फिर पाकिस्तान आएंगे और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अगर अरबों डॉलर की सरमायाकारी आप लेके आ सकते हैं तो पिछले 16 माह में क्या मसला था? मियाँ शहबाज शरीफ उन्हीं के भाई थे ना। पाकिस्तान उन्हीं का मुल्क है ना, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं के नेशनल है। तो फिर उस वक्त भी भिजवाते हैं ये अरबों डॉलर की सरमायाकारी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है या मुल्क जिन मुश्किलात का शिकार है उसमें से निकालना क्या मियाँ साहब की जिम्मेदारी नहीं थी? 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे 16 माह के लिए। ये अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बातें हैं। हम ये भूल नहीं सकते 2 माह पहले जो गवर्नमेंट हमने 16 माह गुजारे हैं, जिसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेज आज आम आदमी हम सारे भुगत रहे हैं, उसको कैसे भूल जाएं हम? अगर ये नीयत इनकी ठीक थी और मुल्क के अवाम के लिए अच्छा सोच रहे थे भी उस वक्त भी 2-4-5 अरब डॉलर भेज देते IMF के, जो हम चुंगल में फंसे हुए हैं, कम से कम उससे निकल जाते। बहरहाल ये लॉलीपॉप अब जो है ना ये कौम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगी, ये हजम नहीं करेगी। अब मियाँ साहब की वापसी, अब देखें ना मियाँ साहब की वापसी पे वो खुद मुस्लिम लीग नून खुद कंफ्यूज नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर खुद 2 राय पाई जाती हैं। एक राय नहीं, कई राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि मियाँ साहब को फौरी तौर पर आना चाहिए। पार्टी की जो सियासी हैसियत इस वक्त हो चुकी है, अवाम के अंदर जो मकबूलियत गिर चुकी है, उसको सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ आगे ठीक कर सकते हैं। दूसरी राय ये है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे, जो कि आईनी और कानूनी एक वो बनती है उनकी जो हैसियत है मुकदमात की। आप देखें ना वो कन्विक्टेड भी हैं, वो एब्सकॉन्डर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान आना है तो कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, माजरत के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात की जाती है वतन वापसी के हवाले से तो उस बात में कोई दो राय नजर नहीं आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक डिवाइड हो चुका है। पार्टी के खुद सरबराहान परेशान है कि आवाम को किस तरह से कायल किया जाए, और अगर नवाज शरीफ 3 इस्लामी ममालिक का दौरा करके पाकिस्तान नहीं आते और वहीं से वापस चले जाते हैं तो भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और कल की केस की प्रोसीडिंग्स क्या रहेंगी ये तो कल ही पता चलेगा। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद करते हैं और उसके बाद कुछ बात करते हैं मुल्क की तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और अगर इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हमारे पास नहीं हैं। उसकी निजकारी के हवाले से बात की जा रही है, स्टील मिल की बहाली के हवाले से भी बातें की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनको प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, इकॉनमी दिन ब दिन हमारी ख़राब होती चली जा रही है, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। ज़राए ने यह खबर दी है कि बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का मतलब है कि बाकी तमाम तर चीज़ों का फिर दोबारा से महंगा हो जाना। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। इसी तरह से एक आम आदमी पर हर दिन एक नया बॉम्ब गिराया जाता है। एक आम आदमी को कैसे रिलीफ मिलेगा? खबरों की हद तक यह खबर बहुत अच्छी लगती है कि डॉलर की कदरों कीमत में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन उससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर हम ये बता रहे हैं कि रुपए की कदरों कीमत में इजाफा हो गया है या उसमें बहाली आना शुरू हो चुकी है, तो माजरत के साथ एक आम आदमी आज भी उन्हीं महंगे दामों के ऊपर अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदता हुआ नजर आता है। हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मुआशियात हैं सोहेल लशारी साहब, उन्हें खुदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, आपसे पूछते हैं सर, अगर हम बात करते हैं इकॉनमी के हवाले से, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि खबरों की हद तक ये तमाम तर बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि आज डॉलर की कदर कीमत में कमी वाक़ई हुई है और रुपये की कदर कीमत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है या स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम अंदरूनी तौर पर देखें तो सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट नज़र आती है। ये हालात कैसे ठीक होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारी कौम का ख्याल है और ये सोच है कि डॉलर नीचे आएगा या पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या बिजली की कीमतें कम होंगी तो माशी हालात बेहतर होंगे। इन चीज़ों से माशी हालात बेहतर नहीं होते, ना ही कर्जा लेने से और ना ही टैक्स बढ़ाने से। आप कौम उस वक्त पनपती है जब आप तरक्की करते हैं, जब आपकी ग्रोथ होती है। तो जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ये वक्ती तौर पे ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आती हैं। जैसे आपने कहा, इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। जहाँ तक डॉलर की आप बात कर रहे हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमने अपनी सारी इकोनॉमी, अपनी सारी करेंसी जो है रुपये से ज्यादा डॉलराइज कर दिया इसको डॉलराइजेशन से निकलना पड़ेगा। हमें बायलैटरल मुल्कों के साथ उन्हीं की करेंसियों में ट्रेड करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तभी से आप अगर रशिया से तेल मंगा रहे हैं तो रूबल में करें, चाइना से मंगा रहे हैं तो RMB में करें, तो भरी जाके आप थोड़ी सी डॉलर से अपनी जान बचाएंगे। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपकी इकॉनमी इन आइसोलेशन, तन्हाई में कभी नहीं पनपती कि आप एक चीज कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। इसका पूरा एक पैकेज है, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ मिड टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। तो मिड टर्म में सबसे पहले तो आपको अपनी एग्रीकल्चर पे बहुत जबरदस्त जोर देना है कि हाई यील्डिंग आपके पास सीड हो, इरिगेशन के सिस्टम सही हो और फिर आपके पास सरप्लस अपने अनाज हो, तो फिर आप समझें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दिया। उसके लिए देखिए, अभी भी आपके जो जज साहब हैं वो बात कर रहे थे कि तफरका इस मुल्क में है, पोलराइजेशन इस मुल्क में है। जब तक आपकी लीडरशिप ठीक नहीं होती, इलेक्शनों की रोज बात होती है, आइन के तरीके से इलेक्शन हो, ये हो वो हो। इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, अगर किसी के पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी के पास इकोनॉमिक प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान, रिफॉर्म्स के प्लान नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन जो हैं ये फ्रूटफुल और पर्पसफुल इलेक्शन होंगे। ठीक है, वोटिंग होगी, इसको माहिर माशियात जो हैं वो वोटोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कहते, इसको वोटोक्रेसी कहते हैं। वो ये होता है कि जो एलीट आपके ऊपर 600-700 बंदा बैठा है, वो नहीं चाहता कि कॉमन गुड के लिए कोई काम किया जाए, वो सिर्फ अपने काम करते हैं। और मैं वोटोक्रेसी को कहता हूँ कि आप अवाम से वोट लेते हैं, फिर उसके बाद अवाम को आप 4 साल 5 साल बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके लिए आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके मुल्क में इस वक्त बिजली वाफर मकदार में मौजूद है, मगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। यानी कि कोई भी कंप्रीहेंसिव सोच के साथ कोई आगे नहीं बढ़ा। लशारी साहब, हमारे पास जो पावर प्लांट्स मौजूद हैं, हम उसमें तो बिजली पैदा भी नहीं कर रहे हैं। आज सिराजुल हक साहब ने भी यही बात की है कि तरबेला और मंगला जो है, हम तो वहाँ से बिजली नहीं पैदा कर रहे, एनर्जी रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर रहे अपने। देखिए, जो आपके पास IPPs है ना जी,
आईपीपीज को आप आईपीपीज को आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है बनिस्बत के आप जो बिलिंग कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको कैपेसिटी चार्जेस दे दें, वो चूंकि थोड़े हैं, और अगर आप उनसे कहें कि बिजली बनाएं तो वो महंगी आपको पड़ती है। तो आपको इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रिविजिट करना पड़ेगा, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट में जाके भी रिविजिट करें, क्योंकि अभी भी 4-5 साल हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने में, और उससे पहले आप इनको किसी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, तो आप इनको रिवाइज करें। जी, अस्सलाम वालेकुम लिशारी साहब, मेरा नाम आजम है। आपने बड़ी रियलिस्टिक बात की कि कर्जे लेने से या डॉलर की इस किस्म की चीज़ों से इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। तो सर इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी भी बहुत महंगी है, वो भी पेट्रोलियम बेस्ड है, तो इंडस्ट्री हमारी इसी वजह से बंद हुई, महंगी एनर्जी की वजह से। तो सर इस वक्त लॉन्ग टर्म की बजाय कुछ शॉर्ट टर्म ऐसा कोई रास्ता है कि वक्ती तौर पे हम कम से कम खड़े हो सके? देखिए, जो शॉर्ट टर्म है ना जी, जो शॉर्ट टर्म है वो सिर्फ आपके पास एग्रीकल्चर, ठीक, और क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी बहुत से काम कर चुके हैं, आपके पास जो कॉटन, उसके बाद फिर लेदर और जो दूसरी सारी इंडस्ट्री है, मगर आप उसमें भी एक जो हम अभी भी गलती कर रहे हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। हम आम बार भेज देते हैं, हम तीनों बार भेज देते हैं, चीनी बार भेज देते हैं, गंदम बार भेज देते हैं, उनके जूसेस बनाएं, वो बार भेजें तो वो ज्यादा मुनासिब है। हमारे पास देखिए, जब तक एग्रीकल्चरली आपका जो मसला तो सारा पेट का है ना जी, खाने का, तो जब आपके पास गंदम, चावल अब तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। इसी तरह शुगर को आपको खुद कफील जब तक नहीं होते एग्रीकल्चर में, तो आप किसी और इंडस्ट्री की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे सकते। अच्छा लिशारी साहब, अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, तो प्रीवियस एक दफ़ा आपके साथ एक प्रोग्राम में निशिस्त करने का मौका मिला था और आप खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी हेड कर चुके हुए हैं। हमने बात की थी कि हम किस तरह से इंडस्ट्री को जो है हम उसे रेगुलर करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग दे सकते हैं। लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर तो हमें वो रोल भी होता हुआ नज़र नहीं आया कि जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से ये कह सकें कि इस वक्त कितनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। जब हमसे कोई दूसरा मुल्क पावर मांगता है, किसी भी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज मांगे जाते हैं, तो हमारे पास तो यहाँ पर वो लोग ही नहीं होते जिन्हें हम फॉरवर्ड कर सकें आगे। देखिए, ये पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जो सेंसेस है ना, सेंसेस हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कभी डेटा डेवलप ही नहीं किया कि इस मुल्क में स्मॉल इंडस्ट्री कितनी है, मीडियम कितनी है, लार्ज कितनी है। इसी वजह से आप प्रॉपर टैक्सेस भी नहीं ले पा रहे। अब चाइना की अगर आप मॉडल देखते हैं, तो चाइनीज मॉडल ये है कि हर दुकान के बाद एक नंबर लगा हुआ है। जब मैं यंग था, जवान था, और मेरी तस्वीर भी थोड़ी सी यंगिश लगाई हुई है, तो उस वक्त टांगे पे भी नंबर होता था। ठीक है जी, हर एक चीज पे। और उसमें आप चाहे किसी से 1000 रुपया साल का ले लें, 2000 रुपया साल का ले लें, तो आप टैक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। आपने तवज्जो ही नहीं दी डेटाबेस की। अब तो पिछले 25 साल से कंप्यूटर का राज है, एक एक चीज का डेटा आपके पास होना चाहिए कि किसी के पास मुलाजिम कितने हैं, किसी को फैक्ट्री बिजली कितनी इस्तेमाल कर रही है, क्या बना रही है, क्या बेच रही है। इधर एक प्लाजा बनता है, उसमें 200 दुकानें होती हैं, आपको पता ही नहीं है उस 200 दुकानों में क्या कारोबार हो रहा है, कौन कर रहा है। ये डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, इन शॉर्ट एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। एक तो आप माशाल्लाह अभी भी जवान है, 2 दिन पहले हमारी ट्रांसमिशन में आए थे, लोगों ने आपको लाइव देखा है, आप माशाल्लाह जवान है। अच्छा सर, दूसरा अभी फायदा साहबा ने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो निजकारी की जा रही है PIA और दीगर, सर उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि उस निजकारी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, एक तो पाकिस्तान में जब भी कोई रूटीन से हटके कोई रिफॉर्म्स की बात करता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन भी शामिल है, क्योंकि हुकूमत ये जो बिजनेसेस हैं वो यकीनन नहीं रन कर सकती। आपको पता है, आपके इल्म में है कि दुबई सारा ब्रिटिश के अंडर है इस वक्त, यानी कि उनका इत्तेहाद वो चला रहे हैं, दूसरी एयरलाइन वो चला रहे हैं, उनके चीफ सारे वो हैं। तो प्राइवेटाइजेशन में करने में कोई अर्ज नहीं है। हमने खुद ही अपने ऊपर बोझ लादा हुआ, कितने मुलाजिम रखे हुए हैं पर एयरक्राफ्ट, वो आपको कम करने पड़ेंगे। और हमारे लोग चीखते हैं कि जी हमें बेरोजगार किया जा रहा है।
मगर ये इतना ज्यादा बर्डन अब नहीं बर्दाश्त हो सकता। देखिए मैं फिर लीडरशिप की तरफ आ रहा हूँ। लीडरशिप हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेटेड डेटाबेस डिसीजन। तो भाई अगर एक जहाज पे आपने 700 मुलाजिम रखा हुआ है तो कोई भी आके चलाएगा तो वो नहीं चलेगा। तो प्राइवेटाइज करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है तो आप ड्राइवर रख लेते हैं ना, तो आपको अगर PIA नहीं चलानी तो लशारी साहब, फिर हमने देखा कि जब निजकारी की बात की जाती है तो फिर इस हवाले से इस चीज को अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम नजर आते हैं। जैसे स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के हवाले से भी बात की जा रही है कि उसे बहाल करना है। देखिए वो बड़ी पुरानी स्टील मिल हो गई है और रशिया की स्टील मिल थी, उसको बंद हुए भी मतलब बरसों बरस गुजर गए हैं। मगर उसको रिवैम्प अगर किया जा सकता है तो रशिया ही आके उसको रिवैम्प कर सकता है और करना भी चाहिए। क्योंकि स्टील अगर आपके अपने मुल्क में बन रहा होगा, जिसको इंडिजिनस हम कहते हैं, मेड इन पाकिस्तान कहते हैं, वो सबसे मजे की बात है क्योंकि आपको फिर एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त जो हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील जो है वो सारा आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके इंपोर्ट्स के ऊपर वही फिर डॉलर आपके बाहर जा रहे हैं। ठीक है निशारी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चलता है। माजरत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नाज़रीन का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है और बात ऐसे ही मुमकिन होगी जब तक मुल्क के अंदर प्रॉपर एक कोई निज़ाम सामने नजर नहीं आएगा और जब तक प्रॉपर लीडरशिप आके इसको लीड करेगी नहीं, तब तक इदारे हों या आवाम के मसाइल हों वो इसी तरह से चलते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।